नहीं होता। तो देखो इस इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है और हमने लिखा है आरएल सर्किट। अब बात समझना शुरू करो। जैसे ये मान लो ये इंडक्टर है। पहले मैं केवल इंडक्टर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई एक आइडियल सोर्स। आइडियल सेल का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और इसका ईएमएफ ई है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आइडियल सेल लिया है। जब कल आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग वोल्ट लिया करते थे, वी का मान वी लिखते थे, 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे, या वी माने वोल्ट देते थे। तो वो बैटरी कौन सी बैटरी थी, वो आइडियल नहीं रही होगी, वो स्टैंडर्ड सेल रहा होगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया, जिसका मतलब ये सेल कैसा सेल है, आइडियल सेल है। अब मैंने आइडियल सेल लिया और यहाँ पे इंडक्टर लिया। अब अगर मान लीजिए स्विच को मैंने क्लोज़ कर दिया t बराबर 0 पे, मैंने स्विच को क्लोज़ कर दिया। तो बच्चों जब स्विच को क्लोज़ कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट निकालें इस सर्किट में तो आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने लगाया नहीं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0। तो करंट का मान अगर निकाला जाए तो E अपान R इक्विवेलेंट बिकम इनफाइनाइट। तो करंट इनफाइनाइट हो गया। अब किसी की इनफाइनाइट करंट की कैपेसिटी तो होती नहीं। इनफाइनाइट करंट का मतलब ये हुआ कि ये सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अब हमें करंट इनफाइनाइट नहीं रखनी है, करंट होनी चाहिए और वो करंट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तो बच्चों आई अगर फाइनाइट हम चाहते हैं, इनफाइनाइट नहीं चाहते हैं, तो आप बताइए कि आई को फाइनाइट होने के लिए क्या केवल इंडक्टर लगाओगे कि रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आई फाइनाइट होने के लिए ये तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस इसमें हो और रेजिस्टेंस 0 ना हो। तो जब रेजिस्टेंस 0 ना हो इसका मतलब मेरे को रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो फिर सर्किट हमारा एल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आरएल होगा। तो इसलिए आरएल सर्किट पढ़ना है, क्योंकि इसमें करंट तभी फ्लो करेगा जब रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस जब होगा तो सर्किट आरएल हो जाएगा। अब आरएल सर्किट हम क्यों बना रहे हैं, ये बात एक दिन आपको ऐसे पढ़ा रहा था कि हम कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं और t टेंडिंग टू 0 पे वहाँ पर भी यही बात हुआ था कि अगर हमने आइडियल बैटरी लगा दी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो t बराबर 0 पे जब करंट वहाँ पे इन्फिनिटी हो गया तो कैपेसिटर को मैंने क्या कहा था कि जल कर राख हो जाएगा। तो यही घटना यहाँ भी होगा। अगर करंट इन्फिनिटी हो जाएगा तो इंडक्टर जल के राख हो जाएगा। जब इंडक्टर जल जाएगा तो पढ़ोगे किसे, तो पढ़ना है तो बचाना है, बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सर्किट पढ़ने जा रहे हैं वो आरएल सर्किट है। अब हम आरएल सर्किट में क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, अब उसे दिखाते हैं। तो बच्चों आरएल सर्किट में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ा। कोई पूछ ही ले कि आखिर आपने इंडक्टर को अकेले क्यों नहीं लिया, तो आप बता सकते हो कि भाई करंट इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इंडक्टर हमारा सर्किट में कोई काम नहीं करेगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो वाई वी सिंप्लीफाई आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट हमने क्यों लिया। अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इधर रेजिस्टेंस है
ये इंडक्टर है। अब ये वही बात है जो हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी का एक्सपेरिमेंट। तो हेनरी के एक्सपेरिमेंट में भी यही था, एक उन्होंने लूप बना दिया था तो इंडक्टर हो गया, और एक बल्ब लगा दिया था तो रजिस्टर हो गया। तो उन्होंने जो पढ़ा था वो तो आरएल पढ़ा था, जो उन्होंने देखा था वो तो आरएल। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, उस समय मैंने पढ़ाया था और आपको ये बोला था कि जब उसने स्विच को ऑन कर दिया तो बल्ब नहीं जला, और धीरे धीरे ब्राइटनेस भी बढ़ी और करंट भी बढ़ी। और कैसे बढ़ी थी? एक्सपोनेंशियल, वो मैंने बोला था। अब आप उस समय बोल सकते हैं कि सर ये एक्सपोनेंशियल कैसे आया था, कैसे हमने एक्सपोनेंशियल जाना था? तो वो आज हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाएंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल आता है। बाकी आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल करंट भी बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। और वो कैसे मालूम है? क्योंकि मैंने बोला था। तो मैंने बोला कैसे था? मेरे को पता होगा तभी तो बोला होगा। अब मेरे को पता कैसे हुआ था? अब वो पता कैसे हुआ था वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ नया चीज़ आपको मिलना नहीं है, बस जो आप जानते हैं उसी को किस फॉर्म में देखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। और कुछ नई बात नहीं होने वाली है, आपको सब मालूम है। अब उसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है बस। अब चलो देख लेते हैं। अब बच्चों ये रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, और यहाँ पे दो स्विच लगाना होगा। एक स्विच यहाँ पे है S2 और एक यहाँ पे बैटरी हम लगा रहे हैं, और एक स्विच यहाँ और है, ये वाला। अब आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझ के लिखना है। अब आप ये ऐसे लिखना कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा कैपेसिटर वाला भी। ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, और ये स्विच का नंबर 2 ले लो और इसका नंबर 1 ले लो। बच्चों जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे, स्विच S2 तो ओपन होगा और S1 क्लोज़ करेंगे। जब S1 क्लोज़ करेंगे तो t टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा? t टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा? तो t टेंडिंग टू 0 पे यहाँ पे इंडक्टर बन जाएगा बैटरी। इंडक्टर क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। और जो हम प्रैक्टिकल में देखा था तो t टेंडिंग टू 0 पे करंट 0 था। तो यहाँ पे t टेंडिंग टू 0 पे I का मान 0 है, करंट 0 है। अब अगर करंट 0 है तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो 0 होगा, और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम E होगा। तो 1 वोल्ट यहाँ आएगा और 1 वोल्ट यहाँ आएगा। अगर इसमें करंट ही नहीं है तो इंडक्टर का वोल्टेज पूरा बैटरी का मिल जाएगा और रजिस्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, और ये जो VL का मान आया वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा? E आएगा। अगर करंट 0 है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये बात हो गया। अब धीरे धीरे मैंने लास्ट में देखा कि जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, जब बच्चों t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो उस समय इंडक्टर में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा, और इसमें जो करंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। I मैक्सिमम बराबर E/R आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा I0। तो आपने क्या देखा कि करंट की वैल्यू
जीरो से बढ़कर मैक्सिमम आया, करंट की वैल्यू जीरो से बढ़कर मैक्सिमम आया, तो करंट इसमें हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए इस सर्किट को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं करंट ग्रोथ। क्या नाम देते हैं? करंट ग्रोथ नाम देते हैं। जैसे कैपेसिटर में नाम दिया था चार्जिंग, तो यहाँ पे उसकी जगह नाम क्या पड़ेगा? करंट ग्रोथ पड़ेगा, कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू जीरो ना हो, ना तो करंट जीरो हो, ना तो वोल्टेज जीरो हो, ना तो इंडक्टर से जाने वाली करंट जीरो हो, और ना तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो। अगर दोनों नॉन जीरो हो तो फिर टाइम ना तो जीरो होना चाहिए और ना तो टाइम इन्फिनिटी होना चाहिए। हम किसी टी टाइम को लेते हैं एट टाइम टी। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा एट टाइम टी, एट टाइम टी। लेट करंट इन सर्किट, मैंने माना कि टी टाइम पर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है इक्वल टू आई है। बच्चों करंट कितनी है? आई है, ये मैंने माना है। अब आपको एक काम ये करना है कि किरचॉफ लॉ लगानी पड़ेगी। अब किरचॉफ लॉ सब लोगों को बताना है, यहाँ पे बताना है। तो एक बात समझ लो कि जब इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट जब बढ़ रही होगी क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पे आएगी, और जब करंट इसमें बढ़ रही होगी तो ये कॉइल का काम क्या है? अपोज करना, अपोज करना। अगर करंट बढ़ रही है तो क्या करेगा? घटाना चाहेगा, और जब घटाना चाहेगा तो बैटरी बनेगी, और बैटरी कैसे बनेगी? उल्टी बैटरी बनेगी, ऐसे बनेगी। अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? VL होगा, क्योंकि वो करंट को घटाना चाहेगा। और बच्चों अब आपको काम ये करना है कि इसमें ना किरचॉफ लॉ लगाएंगे, सब लोग हमें बताएंगे, मैं भी लिखूँगा। यहाँ से चलकर और यहीं पे आना है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ज़रा यूज़ कर लो सब लोग। अब चलिए शुरू करिए, किरचॉफ लॉ हम लगाएंगे। अपने कॉपी में देख के बोलिए, मेरा फिगर ऊपर गया, और बताओ फ्रॉम KVL। हाँ, -IR, शाबाश। अब -IR तो ठीक है, अब आगे -VL होगा, -VL होगा, -VL होगा, और VL का मतलब हुआ LdI/dt। कल पढ़े थे आप, या एक बार आप ऐसा करो कि VL लिख ही लो पहले, बाद में वैल्यू रख लेना। -VL और +E मस्ट बी 0। सही है? थोड़ा इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए, कि हम कैसे बना पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, ये भी आना चाहिए। अब बच्चों देखो, अब आपको VL की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि साइन तो मैंने लगा चुका हूँ। बैटरी किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है वो तो मैंने लगा दिया। वो जो VL में आप लोगों ने कल पढ़ा था, माइनस साइन लगाया था मैंने, तो माइनस साइन क्या बता रहा था? कि अपोज करता है। तो मैंने करंट का अपोज करने के लिए बैटरी का पोलरिटी बदल दिया है, इसलिए माइनस अब आपको दोबारा से नहीं लिखना है। अब आप क्या लिखोगे? E-IR बराबर VL, ऐसा लिखोगे। फिर आप लिखोगे E-IR बराबर VL का मतलब हुआ LdI/dt। बच्चों LdI/dt हो गया। आप इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा और आगे देखिए, कुछ बता रहे हैं उसको भी लिख लीजिए। अब बच्चों आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है DI/IR E-IR बराबर DT/L। थोड़ा सा इंटीग्रेशन की लिमिट बताना है। t बराबर 0 पे
करंट कितनी थी? करंट नहीं थी। t बराबर 0 पे कितनी करंट थी? 0 थी। अब 0 थी, इसी t टाइम पर कितनी करंट होगी? मान लो I होगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो I के पहले माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और di अपान अगर I है तो log बनेगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे ln, अपर लिमिट I लिखोगे तो e माइनस आई आर, और अगर लोअर लिमिट I की जगह 0 लिखोगे तो e हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे आएगा t अपान l आएगा। फिर माइनस को उधर कर दो, log इधर रहने दो थोड़ी देर के लिए, e माइनस आई आर अपान e बराबर माइनस इधर मैंने कर दिया t। बच्चों I का जो मल्टीपल है, जब आप लोगों ने माइनस लगाया और डी आई अपान आई को हम log लिखेंगे, लेकिन केवल अगर I होता तब न, I के साथ तो मल्टीपल है, I के साथ तो कुछ है। अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो रहता है उसका मल्टीप्लाई होता है, और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड होता है। तो फिर यहाँ पे जब आपने log लिखा तो I का जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। अब हमने माइनस उधर कर दिया, log केवल लिखेंगे तो r भी तो उधर जाएगा, तो r भी उधर चला गया। तो जब r उधर चला गया तो ऊपर r और नीचे l, और या तो सीधे l/r कर दो। अब बताओ हेनरी बड़ा क्यों? हेनरी बड़ा। अब ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, और ये डायमेंशनलेस तभी होगा जब ऊपर टाइम है तो नीचे भी टाइम हो जाए। तो यहाँ पे जो l/r है वो क्या है? टाइम कांस्टेंट है। बच्चों हियर l/r इक्वल टू टाउ, और इसे हम लिखेंगे टाइम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है, l भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे टाउ लिख लेना है माइनस l/r की जगह। बच्चों log को अगर एक बार लिख लो तब लिखो, एक बार log लिख लो, इसे डिवाइड भी तो कर सकते हो, कर दो, तो 1 माइनस आई आर अपान ई हो जाएगा, और आगे क्या लिखोगे? माइनस टी अपान टाउ लिखोगे। बच्चों log अगर हटा दिया जाए तो 1 माइनस आई आर अपान ई बराबर ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और आई इंटू आर अपान ई बराबर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई का मान हुआ ई अपान आर 1 माइनस, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। और ये जो आई ई अपान आर है इसी को आई मैक्सिमम लिखा है, आई नॉट लिखा है, और 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो देखो ये मेरे को यही प्रूफ करना था कि जो करंट होगी वो कैसे बदलेगी। तो करंट कैसे बदल रही है? एक्सपोनेंशियल। अब ये घट रही है कि बढ़ रही है? तो टाइम का इन्वर्स है और फिर इन्वर्स है, अगर 2 बार इन्वर्स है तो डायरेक्ट हो गया। इसका मतलब करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक्सपोनेंशियल। अब आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो ये सब डेरिवेशन नहीं करना है आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, बस इतने की ज़रूरत है। रिजल्ट हमें डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था कि भाई ये होता है, लेकिन चलो आपने देखा कि कैसे होता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल विद द टाइम। current increases exponentially with time। तो करंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब अगर करंट का एक्सप्रेशन आपको मिल गया बच्चों, तो वोल्टेज का भी ज़रा बताना, इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है।
कौन लोग बताओगे? फार्मूला वाले बताओ, फिर वैल्यू बताना। तो वोल्टेज अगर इंडक्टर के क्रॉस निकालोगे, क्योंकि आज इंडक्टर के एक क्रॉस वोल्टेज भी चाहिए और इंडक्टर से जाने वाली करंट भी चाहिए, तो VL बराबर आप लिखोगे LdI/dt। हम जरा कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप देख के बताना। बोलो बच्चों, VL बराबर क्या लिखोगे? अब अगर DI/dt करोगे, DI/dt करोगे तो I0 बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -1 यहाँ है, और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का मल्टीपल में भी -1/τ है, तो माइनस और -2 बार आ जाएगा। तो वैल्यू क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आप Li0/τ और e पावर -t/τ। अब देखो इसकी वैल्यू ज़रा सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व कर लो आप। I0 का मान क्या है? E/R, और टाउ का मान क्या है? R/L। यही तो है। तो टाउ बराबर R/L थोड़ी होता है, हाँ L/R होता है। तो टाउ लिखोगे तो L/R होगा, और e पावर -t/τ। अब इसमें R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा, सब कट गया। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आया, मैक्सिमम वोल्टेज का एक्सपोनेंशियल मल्टीपल हुआ ये वाला। अब आप ये बताना बच्चों कि वोल्टेज घट रहा है कि बढ़ रहा है? करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज घट रहा है। अब कैसे घट रहा है? एक्सपोनेंशियल घट रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्टेज डिक्रीजेज exponentially with the time। exponentially with time। बस मेरे को इतना बताना था। अब इसके आगे मैं केवल कंपेयर करूँगा। अब आपको कंपेयर करके कोई बात बताऊँगा। अच्छा, एक अब इतना जब लिखे हो ना, तो एक बात बताना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि टाउ कौन सा टाइम है बच्चों, अगर मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँ कि टाउ कौन सा टाइम है, तो कुछ आपके पास नॉलेज है इसका। तो अगर t बराबर टाउ हम लिख दें, @t बराबर टाउ, तो बताओ I का मान क्या होगा? I0। हाँ, मान रख के बताओ, और डायरेक्ट बताओ, क्यों रखोगे, ये तो पढ़ा है। और ये बराबर कितना हो जाएगा? लगभग 63% ऑफ I0। कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़े थे कि नहीं? तो उसी के एनालॉगी बोलना चाहिए था आपको, बोलना चाहिए था, बोलते रहा करो। अब वोल्टेज VL बराबर क्या लिखोगे? अगर यहाँ रखोगे तो E/E हो जाएगा, और ये लगभग कितना हो जाएगा? 37% ऑफ E। तो अगर t बराबर टाउ पूछा जाए कि टाउ कौन सा टाइम है, तो ये वो टाइम है जिसमें इंक्रीज हो तो इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो तो डिक्रीज हो जाए। कितना? 63%। अगर करंट बढ़ रहा था तो 63% बढ़ के 63 हो गया, और अगर वोल्टेज घट रहा है तो 63 घटकर 37 बच गया। यही आपने पढ़ा था, ये बात समझ आया? तो t बराबर टाउ पे ये दो रिजल्ट्स आपको दिखाया जा रहा है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ भी बना लो, जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पढ़ा था, कैपेसिटर का चार्जिंग। इधर आपको करंट बतानी है, इधर वोल्टेज इंडक्टर का बताना है, और ये एक्सिस है टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पे कोई टाउ है जिसकी वैल्यू है L/R,
ये स्पेशल टाइम है। इस टाइम में हमें देखना है कि क्या हुआ। तो भाई करंट तो बढ़ रही थी, करंट इंक्रीज होकर ये जाएगी और मैक्सिमम करंट कहाँ तक जाएगा, E/R तक। हाँ, और ये जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रही थी और बच्चों वोल्टेज डिक्रीज होके 0 की तरफ जा रही है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना होगा, वही जो बैटरी आपने लगाया है E के बराबर। अब ये जो करंट है, ये वाली करंट है, ये करंट है 0.63 और I मैक्सिमम। और अगर ये वाला हम बोलें, ये वाला कितना वोल्ट है बच्चों, हाँ, तो 0.37 और मैक्सिमम माने E, तो 0.37 E है और वो है 0.63 I मैक्सिमम। तो इसमें 63% बढ़ा है और यहाँ पे 63% घटा है। ये आप लोगों ने इसको पढ़ा है। अब मेरे को अब कुछ और नहीं लिखना है, अब आपसे कुछ बात करके डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन सीधे लिखना है मेरे को। ये तो करंट ग्रोथ हो गया, करंट ग्रोथ है। अब दूसरा इवेंट क्या होगा, अभी आपने स्विच 1 ओपन किया था, नहीं, स्विच 1 क्लोज किया था और स्विच 2 ओपन था। अब क्या करेंगे, अब हमें स्विच 2 को बंद करना है और स्विच 1 को ओपन करना है। आगे बढ़ा लूँ, अब आज को बना लो, जल्दी से लिख लो, तब फिर कोई बात बताते हैं। बच्चों लोग आगे बढ़ाऊं, अब देखिए आगे क्या बात होनी है। यहाँ पे देखो, अब इसको दूसरा वाला केस क्या है उसे समझो। देखो, जब इसको आपने क्लोज़ किया था तो ये बैटरी बना था और बैटरी बना था इस तरह से। तो जब ऐसे बना था तो वो एनर्जी ले रहा था, एनर्जी ले रहा था, इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा था और करंट भी फ्लो कर रहा था। ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, ऐसे। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके तुरंत बाद का केस, बच्चों सबसे पहले फर्स्ट S2 क्लोज़ करेंगे, S2 को क्लोज़ करेंगे और S1 को ओपन करेंगे। ये लगभग उसी समय होगा, लेकिन पहला काम क्या होगा, इसे बंद करना तब इसको खोलना, क्योंकि अगर इसे पहले ओपन कर दोगे तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। सर्किट क्लोज होना चाहिए ना, तो करंट का फ्लो होना बंद, इसे भी खुला है, ये भी खुला है, तो करंट फ्लो करेगा? हाँ, अरे करंट तो फ्लो करने में सर्किट क्लोज होना चाहिए ना, इसलिए पहले सर्किट क्लोज कर दो और इसके बाद तब उसको बैटरी को हटाओ, बैटरी को डिस्कनेक्ट करो। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया और बैटरी को हटा दिया। तो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन तो वही होगा, लेकिन करंट घटने लगेगी।
करंट क्या होगी, घटने लगेगी। और जब घटने लगेगी तो जो इंडक्टर ये था, पहले ऐसा बैटरी बना था, अब वो बैटरी का पोलरिटी बदल जाएगा, अब ये पोलरिटी ऐसा हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन बैटरी का पोलरिटी बदल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या नहीं बदला, करंट का डायरेक्शन, लेकिन क्या बदला, इंडक्टर जो बैटरी बन रहा था, तो एनर्जी लेते समय की बैटरी और एनर्जी को देते समय की बैटरी अलग अलग है। और जब आप कैपेसिटर की बात ज़रा याद करो बच्चों, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर ये चार्ज है मान लो, और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही थी, और इसके बाद जैसे ही इसे हम क्लोज़ करेंगे और बैटरी को ओपन करेंगे, यहाँ पे बैटरी चलो इधर ऐसे लगा दिया, बैटरी को ओपन करोगे तो वैसे ही करंट का डायरेक्शन ही बदल जाता है। उसमें बैटरी की पोलरिटी नहीं बदलेगा, बल्कि ये चार्जिंग का जो करंट था, ये जो डायरेक्शन था डिस्चार्जिंग वाला, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है, समझ में आ रहा? उसमें कैपेसिटर की पोलरिटी नहीं बदलती। कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग में चार्जिंग की करंट अगर क्लॉकवाइज है तो डिस्चार्जिंग की करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही पूछता है पेपर में, पेपर का यही सवाल है, इतना ही सवाल है, और इसके लिए आप साल भर पढ़ रहे हैं। और इतना ही क्वेश्चन होगा कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन वही होगा कि बदल जाएगा? तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। और दूसरी बार पूछेगा जी कि जब आरएल सर्किट है और उसमें जब करंट बढ़ रहा था और इसके बाद जब करंट का घटना शुरू होगा, करंट डिके जिसे बोलते हैं, करंट ग्रोथ और करंट डिके, तो करंट डिके और करंट ग्रोथ में करंट का डायरेक्शन वही होगा कि बदल जाएगा? वही होगा। और उसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा और उसमें करंट का डायरेक्शन सेम होगा। बस बच्चों इतनी ही बात जानने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बेसिक बात है। ऐसी छोटी सी बात पूछते हैं टीचर, और अगर हम उसे नहीं देखे रहते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या था, और इतना समय नहीं रहता कि आप फिर से समझ पाओ, और इतने कैपेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे, एबिलिटी नहीं कि हम समझ लेंगे ही जल्दी में। इसीलिए क्लास होता है पढ़ने के लिए कि ध्यान से सीखा जाए कहाँ क्या चेंज हो रहा है। तो चलिए, ये तो चेंज की बात हमने कर दी। अब मेरे को इसे तो भाई पढ़ना नहीं है। अब वो वाला लिखा है, देखो उसको मैंने मिटा दिया। क्या लिखा था फर्स्ट? हाँ, S2 ओपन, S2 क्लोज। हाँ, S2 क्लोज करेंगे, दूसरा वाला सर्किट है। S2 क्लोज और S1 ओपन। तो बच्चों यहाँ पे करंट का बढ़ना थोड़ी शुरू होगा, अब तो करंट का घटना शुरू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट डिके, और वहाँ पे